हम 5% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, हमारे ख्याल में ज़्यादा हो रही है। हम उसको जितना ज़्यादा जल्दी कराएंगे उतना फट जाएगा वो। महंगाई जो है ना ये नहीं चली जाएगी, ये पूरी दुनिया के बीच में इस वक्त ये प्रॉब्लम है। महंगी, बिजली महंगी, जीना महंगा तो मरना महंगा। ये है खान साहब का नया पाकिस्तान। जितना चोर इस वक्त कठपुतली वजीर आजम है, उतना पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम चोर नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, हुकूमत ने कमर तोड़ महंगाई कर दी है, बिजली महंगी कर दी है, गैस महंगी कर दी है, आलमी कीमतों का तमाम तर बोझ अवाम पर मुंतकिल करके पेट्रोल मुसलसल महंगा कर रही है। कई सब्सिडीज़ हैं जो वापस ले चुकी है, अरबों रुपए की टैक्स छूट भी ख़त्म कर दी गई है, कई मज़ीद टैक्स लगा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी IMF से होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक की खबरें आ रही हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान के मुताबिक मुज़ाकरात अभी जारी हैं और वो नतीजा खेज़ हो जाएंगे। खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज देने वाले इस जिन का पेट अभी नहीं भरा है और वो डू मोर का मुतालबा भी कर रहा है। क्या पाकिस्तान IMF से कर्ज की खातिर डू मोर का मुतालबा पूरा कर देगा? ज़रूरत की तमाम अशिया महंगी होने पर आवाम शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हैं, लेकिन हुकूमत महंगाई को आलमी मार्केट पर डालकर बेबसी का इजहार कर रही है। दूसरी तरफ नाजरीन, ऑपोजिशन महंगाई के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का फ़ैसला भी कर चुकी है। क्या ऑपोजिशन अवामी रद्द-ए-अमल को हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर पाएगी? आज के शो में इन इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब आपका। मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मौजूद हैं। हिना, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं हैदर जमान कुरैशी साहब। तो ओन अब्बास साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। ओन अब्बास साहब, शौकत तरीन जो वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से IMF से मुज़ाकरात करने के लिए गए थे और अब शायद मुशीर ख़ज़ाना की हैसियत से वापस आएंगे, वो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थे कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत ने अक्सर शराइत पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया था। इसके बावजूद मुज़ाकरात में डेडलॉक क्यों पैदा हुआ है? आखिर IMF मज़ीद क्या चाहता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से? सेनेटर साहब सुन सकते हैं आप मुझे? ओन अब्बास साहब, ठीक, ओन अब्बास साहब को गालिबन आवाज़ नहीं जा रही है, तो हिना परवेज़ भट्ट तरफ चल लेते हैं। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, क्या समझती हैं आप कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान है या आवाम मज़ीद महंगाई के लिए तैयार हो जाएँ? क्योंकि हुकूमत तो मुसलसल कह रही है कि आलमी कीमतों में इजाफे की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते, और शौकत तरीन ने तो ये कह दिया है कि महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, तो अब तो घबराना शुरू कर दिया आवाम ने। देखिए, अवाम को घबराना तो शुरू उसी दिन कर देना चाहिए था जब ये सेलेक्टेड वज़ीर आज़म अवाम पे मुसल्लत हुआ और इन्होंने उनको सब्ज़ बाग और झूठे ख्वाब दिखाए। लेकिन मैं आपसे रिसेंटली अभी जो लास्ट 6 मंथ्स की जो शौकत तरीन साहब की परफॉर्मेंस है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की आज की रिपोर्ट है, और उसमें कुछ फिगर्स मैं कोट करूं कि 20 किलो का आटे का जो थैला है उसमें 210 रुपये की इंक्रीज़ हुई है। चीनी पर किलो 3.23 रुपीज़ इंक्रीज़ है। घी 46 रुपीज़ पर किलो का इंक्रीज़ है। मटन 100 रुपये पर केजी, बीफ 52 रुपीज़ पर केजी। इसी तरह दालें, टमाटर, प्याज, सब कुछ महंगा। LPG का जो घरेलू सिलेंडर है ना, उसमें 800 रुपये का इजाफा हुआ है। तो इससे पहले शौकत तरीन साहब से पहले भी आपने देखा, असद उमर साहब भी आए, हफीज़ शेख साहब भी आए, इन्होंने 4 वज़ीर ख़ज़ाना जो है अपने चेंज करके देख लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी इकॉनमी में परफॉर्म नहीं कर सके। अभी लेटेस्ट जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट थी उसमें तो आपके नज़दीक जो वजूहात इस वक्त हुकूमत बयान कर रही है महंगाई की, वो कुछ भी नहीं है? देखिए, 12.66% लास्ट इन्फ्लेशन रेट था, और हमारे दौर में हम 4% to 5% इन्फ्लेशन रेट छोड़ के गए। और आपको पता है लो इनकम ग्रुप जो है उसके लिए इन्फ्लेशन रेट
10% से भी ऊपर है। तो क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, ये हमारे हुकूमती नुमाइंदों से सवाल ये है कि देखिए बिजली की प्राइस इंक्रीज़ हो गई, गैस की प्राइस इंक्रीज़ हो गई, पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दालें महंगी है, सब कुछ महंगा है। तो IMF की हम हमेशा से कहते थे कि ये IMF का बजट है, तो IMF की इन्होंने सारी बातें मानी, IMF की बातें मान के इन्होंने अवाम पे इतनी महंगाई की, लेकिन फिर भी ये IMF से डायलॉग करने में नाकाम क्यों हुए? ये क्वेश्चन तो इनसे बनता है। मैं आपको बताता हूँ, आपने बिजली की कीमतों की बात की ना, मरियम नवाज ने भी बिजली की कीमतों का हवाला दिया था कल। आपके दौर में बिजली की फ़ी यूनिट जो कीमत थी वो 11 रुपये थी, जबकि आज 19 से 20 रुपये के दरमियान है। लेकिन उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि महंगी बिजली के मुआहदे आप ही की हुकूमत तो करके गई थी, जिनका असर अब दिखाई दे रहा है और ज़रूरत से ज़ायद बिजली की कीमत भी मौजूदा हुकूमत को अदा करनी पड़ रही है। क्या आधी हकीकत बताकर आप आवाम को मिसगाइड नहीं कर रहे? ना ही कोई महंगी बिजली के मुआहदे हुए और ना ही हमने सस्ती LNG खरीदी। हमने ही जिस वक्त मियाँ साहब मुल्क में आए थे उस वक्त पूरे मुल्क पे लोड शेडिंग का बहरान था और हमने 25,000 मेगावाट्स बिजली जो है वो बनाई। तो हमारे टाइम में ना ही कोई महंगे मुआहदे हुए। इन लोगों ने झूठे केसेस शाहिद हकान पे, मिफ्ता इस्माइल पे सब बनाए। हमारे टाइम में ये जरूर याद करा दूं, जो कैपेसिटी पेमेंट्स का जो इशू है वो बहुत बड़ा है, हुकूमत ये कहती है वो गर्दिशी कर्जों को बढ़ा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी हमारे टाइम में लगे। इनके टाइम में तो मुल्की कर्जे भी बढ़े और 1 रुपए का प्रोजेक्ट भी नहीं लगा। इन्होंने हमारे प्रोजेक्ट्स पे तख्तियाँ लगाई, महंगाई भी की, इन्फ्लेशन भी की, GDP भी जो है वो गिरा दिया और हमारे टाइम पे 5.8 GDP था। डॉलर की प्राइस भी ऊपर पहुंच गई, बिजली की प्राइस ऊपर, गैस की प्राइस ऊपर, आटा चोरी इनने की, अद्वियात चोरी इन्होंने की, बिजली चोरी, गैस, सब कुछ इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया ये तो आप मुझे बता रही हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या किया ये भी मैं ज़रा आपको बता दूं हिना। आप लोगों ने सब पावर प्लांट्स जो हैं वो गैस और कोयले पर चलने वाले लगाए, हाइड्रो पावर और डैम्स पर आपके दौर में कितना काम हुआ? इस हुकूमत तो दावा है कि ये भाषा और मोमेंट डैम जैसे 10 डैम बनाने जा रही है, जिसका फायदा आने वाली नस्लों को सस्ती बिजली की सूरत में मिलेगा। आपने अपने दौर में ये काम कर लिया होता तो शायद अब आवाम को महंगी बिजली नहीं मिल रही होती। मेरी बात सुने, अनाउंसमेंट करनी बहुत आसान होती है, काम करके डिलीवर कराना बहुत मुश्किल होता है। ये रोज़ आते हैं नवाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट्स पे, तख्तियाँ तो लगाने की कोशिश करते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन ये काम कोई एक बता दे इन्होंने कौन सा काम किया। हमने तो नीलम झेलम, हमने तो मोटरवेज बनाई, हमारे पास तो बहुत काम है बताने वाले। ये अभी इस टाइम में बताएं कि इन्होंने क्या काम किया। एक डैम के लिए बहुत पैसे भी कलेक्ट हुए, वो भी पता नहीं चला कहाँ यूटिलाइज हुए। तो हमें थोड़ा सा इस हुकूमत के बारे में बताएं कि इन्होंने क्या काम किया। चले जी, ये हुकूमत से पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या काम किया। ऑन साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन जो अपोजिशन के हैदर ज़मान कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आपके इल्म में है कि हुकूमत ने IMF की कई शराइत को और जो कड़ी शराइत हैं उनको तस्लीम किया, जिसका बोझ आम आदमी पर पड़ा है। इसके बावजूद IMF के साथ अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं हो सका है। मुज़ाकरात का एक मज़ीद दौर कल सेक्रेटरी ख़जाना की सरबराही में भी होगा। आपके ख्याल में IMF को मुतमईन क्यों नहीं कर पा रही है अभी तक? देखिए जैदी साहब, आपने IMF के मुतल्लिक़ सवाल किया। एक तो जो आपने आदाफ और जो उनके साथ डेटा शेयर किया था, अगर आपको याद हो, जब इस साल का बजट टेबल होने लगा था उससे पहले भी एक IMF से मुज़ाकरात का दौर हुआ था और आपके इल्म में है कि तब भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ था और हमने इवेंचुअली बजट अपना टेबल कर दिया और हमारा सारा बजट बेस था कि IMF हमारे साथ क्या करेगा और हमने बहुत सारी शराइत बजट टेबल होने से पहले भी पूरी करने की कोशिश की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका जो GDP का आपने ग्रोथ रेट शो किया, जो आपने एग्रीकल्चर में ग्रोथ शो की, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में ग्रोथ शो की, उन्होंने जब उसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया तो आपका ग्रोथ रेट वो एड अप नहीं कर रहा था। इसी तरह आपके रेवेन्यू नंबर्स थे। तो जब उनको आपके मैकेनिज्म पे ट्रस्ट नहीं है तो उनको टाइम चाहिए होता है। जो आप कहते हैं कि हमारे ये ग्रोथ है, हमने इस तरह कैलकुलेशंस की हैं, ये हमारी रिकवरी है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है और ये हमारे तखमीने हैं, तो आई थिंक उसको वो क्रॉस चेक करते हैं और शायद ये एक वजह हो सकती है। दूसरी बात स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से ये है कि एक वहाँ पे बहुत कंसर्न पाई जाती है कि वो अगर सिविलियन गवर्नमेंट से बातचीत करते हैं
तो क्या सिविलियन गवर्नमेंट के पास वो पॉलिटिकल विल है? क्या वो एक कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं ऑपोजिशन के साथ मिलकर कि मुश्किल फैसले किए जाएं, दुरुस्त फैसले किए हैं पाकिस्तान के लिए? और एक कैपेसिटी का फुकदान है, अहलियत का फुकदान है, क्योंकि बहुत सारा पाकिस्तान की इकॉनमी पे जो प्रेशर है वो लेट और गलत फैसलों की वजह से है। खा वो टाइमली LNG इंपोर्ट हो, खा वो पाकिस्तान का क्रूड ऑयल के साथ इंपोर्ट को आप जो है फ्यूचर्स में पैक कर लें। जब $10-20 प्राइस थी तो आपको पता था कि ग्लोबल इकॉनमी ने जब किक ऑफ करना है तो ये तेल ऊपर जाना है, तो बहुत सारे ममालिक ने अपने आप को हेज किया। इसी तरीके से आपने जो स्पॉट बाइंग की उस वक्त 20 सेंट पे थी LNG और वो भी बहुत महंगी थी, तो इस वक्त तो गालिबन 40-50 सेंट पे, और अब जो विंटर आ रहा है क्या वो आप अफोर्ड कर पाएंगे? तीसरी बात मैं आपको बिजली की हवाले से करना चाहूँगा। आप अभी हिना से बात कर रहे थे, ये एक मफरूज़ा बन गया है कि बिजली की महंगे होने की वजह सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। ये दुरुस्त नहीं है। कैपेसिटी पेमेंट्स एक उसका कंपोनेंट है जो कि बढ़ गई है क्योंकि आपने करेंसी को बहुत ज़्यादा डिवैल्यू कर दिया, आपने डेट आ गया, उस पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स आ गई। लेकिन असल जो इसकी एक वजह है, मेन कॉज, वो ये है कि आपके लाइन लॉसेस बढ़े हैं। इस हुकूमत ने कहा था कि हम सर्कुलर डेट को कम करेंगे। आपने जो 8 रुपए का यूनिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में था और 11 रुपए का PML नवाज के, आज वो यूनिट लगभग 25-26 रुपए का हो गया है। यानी आपने 2 गुना बिजली बढ़ा दी है और फिर भी आपका सर्कुलर डेट बलून कर रहा है। और आप ये कहते हैं कि जी माजी के मंसूबे महंगे थे। आज भी ये हुकूमत चाहे डैम बना रही है, चाहे ये कोई पावर प्लांट लगा रही है, चाहे विंड पे लगा रही है, चाहे सोलर पे लगा रही है, अंडर द पावर पॉलिसी आपको कैपेसिटी पेमेंट देनी है। अगर LNG टर्मिनल ये लगा रहे हैं तो ये भी कैपेसिटी पेमेंट टेक और पे ले रहे हैं। तो ये कह देना कि कैपेसिटी पेमेंट बुरी चीज है, कैपेसिटी पेमेंट के बगैर दुनिया में कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसको आपने रिटर्न देना है। लेकिन महंगी बिजली की मेन वजह ये है कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, फवाद जैदी साहब, जी बिल्कुल ठीक है, लाइन लॉसेस का इंक्रीज, और आप देखिए कि गैस 600% इन्होंने गैस बढ़ाई है। अब गैस के अंदर जो है वहां पे भी ये नई चीजों को संभाल पाए। अभी LNG आएगी तो वो सबसे महंगी आएगी, इससे इंडस्ट्री का काम महंगा होगा, रेजिडेंशियल और कमर्शियल पे इम्पैक्ट आएगा। तो ऑल इन ऑल द हाउस इज टोटली इन अ केओस। और अब जो इन्फ्लेशन है, जैसे हिना बता रही थी, 14% तो इदारा शुमारियात कह रहे हैं रूरल इन्फ्लेशन है, 12-12.5 ये है, और ये बढ़ेगी क्योंकि अभी 12 हफ्ते में सर जो करेंसी डिवैल्यू हो गई है। बिल्कुल ठीक है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आपने फवाद चौधरी का ट्वीट देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा है कि हम दुनिया से अलग किसी सैयारे में नहीं रहते, दुनिया में तेल और गैस ऊपर जाएगा तो पाकिस्तान में भी जाएगा, हर चीज़ पर सब्सिडी नहीं दे सकते। आप नहीं समझते कि इस कदर स्ट्रेट फॉरवर्ड और वाज़े अंदाज में माजी में किसी हुकूमत ने आवाम को आगाह नहीं किया होगा? जिस किस्म की रिलीफ की आप उम्मीद कर रहे हैं वो हुकूमत नहीं दे सकती, इसलिए इसी में गुजारा करें। फवाद चौधरी साहब का ये ख्याल है। बड़ा अच्छा आपका सवाल है। अब मैं फवाद चौधरी साहब के गोश गुजार आपके चैनल के तवस्सुत से ही कर दूं कि सिर्फ टैक्सेशन कंपोनेंट नहीं है। आपने जब करेंसी को डिवैल्यू किया और अभी करते जा रहे हैं फ्री फॉल, उसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, आपने टाइमली, मैंने आपको बताया कि अगर आप $20 पे अपना फ्यूचर्स हेज कर लेते 2-3 साल के लिए, तो आज $100 भी होती तो आप $20 में तेल ले रहे होते। ये किसकी नालायकी है? हुक्मरानों की। उसके बाद एक साहब आए थे नदीम बाबर, वो 300 अरब का तो एक रात में उन्होंने पेट्रोल का डाका मारा, लेकिन वो करके क्या गए? और ये इस सदी का सबसे बड़ा स्कैंडल है कि उन्होंने 30 डे प्राइस मैकेनिज्म को 15 रोजा कर दिया ऑयल कंपनीज के मफाद के इंटरेस्ट में। फिर उन्होंने जो फ्रेट मार्जिन है, जिसे ऑयल कंपनीज का मार्जिन कहते हैं, उसको 3 गुना बढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने रिटेलर मार्जिन है उसको डबल कर दिया। तो अगर टैक्स का कंपोनेंट निकाल भी दिया जाए तो अभी भी पाकिस्तान के शहरियों को 10 से 12 रुपया लीटर जो है तेल महंगा मिल रहा है। और ये हुकूमत पाकिस्तान के शहरियों को आपका नुक्ता आ गया कि 10 से 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा मिल रहा है। और अब्बास साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, ऑडिट होना चाहिए। ठीक है जी, जवाब ले लेते हैं। और अब्बास साहब का तो तयन करती है कमेटी, इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और अब्बास साहब से जवाब ले लेते हैं। और अब्बास साहब, शौकत तरीन जो वजीर खजाना की हैसियत से, सही है सर, नुक्ता आ गया आपका, नुक्ता आ गया। वजीर खजाना की हैसियत से IMF से मुज़ाकरात करने के लिए गए हुए हैं। अब शायद मुशीर ख़जाना की हैसियत से सर वो वापस आएंगे। वो बहुत पुरुम्मीद थे सर कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत ने अक्सर शराइत पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। इसके बावजूद मुज़ाकरात में डेडलॉक आखिर क्यों पैदा हुआ है? क्या चाहता है IMF?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आपकी सवाल की तरफ जाऊँ, मुझे नून लीग से जो मेरे ऑनरेबल कुलीग हैं उनकी तो खैर आवाज़ आई नहीं, सिर्फ सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था कि जी वो बताएंगे उन्होंने किया क्या। खैर मैं अगर सिंपल ये सवाल पूछ लूँ कि अक्सर वो आटे और घी के आज की रिटेल प्राइस बता देना तो मैं उनके सारे सवाल मान जाऊँगा। सर वो कह रहे हैं महंगाई के अलावा आपने क्या किया? फिगर उनको याद नहीं होगा कि आज आटे के थैले का रेट क्या है। हमारे टाइम में चीनी की प्राइस हमारे टाइम में 55 रुपीस पर किलो थी, आपके टाइम में 110 रुपए पर किलो है। आटे की प्राइस हमारे टाइम में 35 रुपए पर किलो थी, जवाब देने आपके टाइम में 75 80 रुपए पर किलो है। से बात कर लें, फिर इनको बोलने मैं बैठा हूं। कि आप मेरे से प्राइसेस पूछ रहे हैं। चलें जी, आप बता रही हैं सर, वो बता रही हैं कि 55 रुपए फी किलो चीनी थी, आज 110 रुपए। 6 महीनों में 20 किलो आटे का थैला 210 रुपए महंगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इन्होंने उन्होंने ये कहा है कि इदारा बराए शुमारियात ने भी रिपोर्ट जारी की है और 6 माह जो शौकत तरीन साहब का ये पीरियड है इसमें कई गुना कीमतें बढ़ गई हैं। और अब्बास साहब, फवाद साहब, अब आपने अपने जज्बात को और बीबी के जज्बात को दोनों को जरा ठहरा के रखना ताकि मैं तो आवाम के जज्बात। आटे का रेट सिंपल, अब पहले आटे पे आ जाते हैं, घी बाद में दोनों को चलें। आटे का रेट, आज का रेट पंजाब में 1075 रुपए 20 किलो थैले का एक्स मिल प्राइस रेट है, एक्स मिल प्राइस, और रिटेल में 1100 रुपए का थैला बिक रहा है। डिमांड का अंदाज़ा कोई नहीं, लेकिन 7000 टन डेली आटा सप्लाई हो रहा है और वापसी पे 2000 टन वापसी आ रहा है, यानी कि 1100 रुपए में आटे की जो डिमांड है वो पूरी हो रही है और एक्सेस सप्लाई की वजह से आटा वापसी आ रहा है। एक तो रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले। नंबर 1, पहली दफा गवर्नमेंट ने इसी साल 1400 से 1800 बात कंप्लीट करने दें ना उनको, है ना, बात कंप्लीट करने दें उनकी, अपनी बारी पे बोलिएगा प्लीज। नहीं, बात सप्लाई डिमांड की नहीं हो रही, बात प्राइस की हो रही है। बोल रहे हैं, फिर आप टॉक शो पूरा 1 to 1 नहीं कर रहे हैं, है ना। आपके पास मैं आता हूं, देखिए उनको बात कंप्लीट करने देना, सेनेटर साहब को बात कंप्लीट करना है। सेनेटर साहब बोलें आप। बीबी अगर इजाजत है तो मैं बोल सकता हूं, अगले 2-3 मिनट के लिए। सर बोलें आप, आपकी टर्न है, आप बोलें सर। ठीक है। सो आटा अपनी जगह पे, और पहली दफा हिस्ट्री में हुआ कि 1400 रुपए मन गंदम से बढ़ा के 1800 रुपए मन गंदम की है। जब गंदम 400 रुपए मन बढ़ेगी तो ला मोहल्ला आटा महंगा बनेगा, और आटे का जो पहला रेट बनना था वो इसी साल अप्रैल में गंदम की रेट की बात कर रहा हूँ, 1800 पहली दफा हुई है। तो तरीन साहब 10 अप्रैल को आए, आटे का पहला जो गंदम का पहला 1800 मन का रेट है वो भी अप्रैल में गवर्नमेंट ने दिया था, जो कि किसानों को पे किया, तो ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसलेट हो गया आटे के थैले में। पहले तो अपनी फिगर्स को दुरुस्त कर लीजिए। नंबर 1, घी किससे बनता है जी? आरबीडी पाम ऑयल से। आरबीडी पाम ऑयल मलेशिया से आता है। पिछले साल सितंबर 2021, बीबी को तो सारा पता होगा, ही ना, बीबी को इकोनॉमिक्स पढ़ती रहती है। आरबीडी पाम ऑयल जो है, जो मलेशिया से आता है, उसकी प्राइस ही $550 पर मैट्रिक टन, जो कि मलेशिया से आता है और 100% इस्तेमाल होता है, जिससे आगे घी बनता है। आज उसका रेट $1300 पर मैट्रिक टन है जी। अब आप ये बताइए, जब आरबीडी है ना, ठहरे एक मिनट, ठहरे, उनको बात कंप्लीट करने देना, है ना। आप इनसे भी शेयर कर लें। हाँ जी, वो उनके इल्म में है, उनके इल्म में है, उनको बता रहे हैं, जब भी तो बता रहे हैं वो। बोले सर। $1300 जी आज उसका आरबीडी का पर मैट्रिक टन आज का रेट है। जब इतना महंगा आरबीडी पाम ऑयल आएगा तो ऑटोमेटिक घी का रेट भी ऊपर जाएगा। अब कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि जी तेल के अंदर बहुत बड़ा मार्जिन रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं ताकि आपको समझ लग जाए। आज का जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है वो 105 रुपए है जी, और डायरेक्टली लिंक्ड है इंटरनेशनल मार्केट से। ठीक, उसमें 3 किस्म के मेन चार्जेस हैं अदर देन पीडीएल, जो कि पेट्रोलियम लेवी, और जीएसटी की बात कर रहा हूँ। लेवी 5 रुपए 62 पैसे, जीएसटी इस वक्त 6.5% के हिसाब से तकरीबन 8.80 पैसे। ये टोटल तकरीबन 10% टोटल टैक्स बनता होता है। इसके अलावा 3 किस्म के चार्जेस हैं जो ऐड है। एक है जी ऑयल मार्केटिंग का कंपना, जो कंपनीज का जो मार्जिन होता है, ऑफ कोर्स उन्होंने तेल बेचने का पैसा लेना है। दूसरा डीलर्स का मार्जिन होता है, जो कि तेल जो पंप वाला है उसने पैसे रखने हैं। और तीसरा होता है जो फ्रेट इनलैंड का मैकेनिज्म है कि गिलगित से लेकर कराची तक एक रेट पे तेल बेचने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, ये 3 टोटल चार्जेस ऐड है। और टोटल गवर्नमेंट इस पूरे उसमें से सिर्फ 10 रुपए ले रही है, जो कि टैक्स की मद में ले रही है। चलिए, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि आप टैक्स कम ले रहे हैं। सर एक और सवाल है मेरा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप टैक्स कम ले रहे हैं सर। शौकत तरीन, बात तो सुन लिए सर जी। सर जनवरी 2021 में इसी तेल के ऊपर जब एक्स रिफाइनरी के प्राइस 60 रुपए लीटर होती थी, हम उस वक्त 22-23 रुपए तक जा रहे थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का था क्योंकि इंटरनेशनली आलमी कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, इसलिए लेवी और जीएसटी को कम से कम पे रखा जाए। मैं थोड़ा फैक्ट्स और ठीक कर लूं। देखिए ना, मुझे जो लग रहा है ना वो ये है कि आलमी तौर पर जो कीमतें बढ़ी हैं उसका मसला नहीं है, एक्सचेंज रेट का मसला है। आप इसको देखें,
अब एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में थोड़ा आज फवाद साहब जरा वो भी क्लियर हो जाए। आपको पता है कि इस साल इस 3 महीने में जुलाई 2000 जी मैं आपको देता हूं, अभी टाइम दे रहा हूं मैं अभी आपको, पहले उनको कंप्लीट तो करने दें। जुलाई 2021 से लेके सितंबर 2021 से इन 3 माह में जो टोटल ऑयल की इंपोर्ट बढ़ी है जी, पिछले साल में कंपैरेटिव तकाबली जायजे में 2.3 अरब डॉलर का तेल आया था, इस साल 4.5 अरब डॉलर का तेल आया है। और वो तेल की डिमांड नहीं बढ़ी, डिमांड सिर्फ 10% बढ़ी है, बाकी सारा उसका जो प्राइसिंग का इम्पैक्ट 85% प्राइसिंग का इम्पैक्ट है। जब आप ऑयल के इंपोर्ट्स आपके बिल बढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली सप्लाई ऑफ डॉलर्स के ऊपर आपके प्रेशर आएगा, यानी कि डिमांड आपकी इंपोर्ट बढ़नी है तो ऑटोमेटिकली डॉलर ज्यादा परचेज होना, मार्केट में कीमतें बढ़नी है, आपको पेमेंट करनी है। ये तो चले कॉमन साहब इस चीज का तो जवाब देना, शौकत तरीन खुद भी तस्लीम करते हैं कि महंगाई में कमी का कोई इम्कान नहीं है, और ये बात दुरुस्त भी है क्योंकि ये एक ग्लोबली चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं सर, लेकिन दुनिया में जहां हुकूमतें आवाम पर बोझ मुंतकिल करती हैं वहीं बहुत सारा रिलीफ भी देती हैं। के ऊपर खड़ी सर कुव्वत खरीद में भी तो इजाफा करना है ना आपको, आपकी हुकूमत ने अभी तक आवाम पर बोझ मुंतकिल करने के अलावा किया क्या है सर? ज़ैदी साहब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, हम जब पिछले साल जब बजट बना रहे थे, जब हमने फिगर 4.5 3.96% की दी थी, उस वक्त किसी को पता नहीं था कि इस वक्त मतलब जो इवन के सऊदी अरब को भी नहीं पता था कि डॉलर 85 डॉलर पे चला जाएगा। इतना ज़्यादा जब ह्यूज बिल आया और आपका डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट में गया तो उसका इंपोर्ट बिल प्रेशर डॉलर्स पे आना था, ये किसी के सहन और गुमान की बात नहीं है। जब हम अपना मैनिफेस्टो बना रहे थे शायद ही हम भूल गए कि 2021 में या 2020 में कोविड भी आएगा, ये सारी चीज़ें आपकी सोच से बाहर थी। जब वैक्सीनेशन के बाद दुनिया की इकोनॉमी खुली है तो डिमांड अचानक चीज रही, और वो किसी एक चीज की नहीं बढ़ी, वो हर चीज की बढ़ गई है। दुनिया की इकोनॉमी में ये हाल है कि आज अमेरिका में 70% जो आपके ये कंटेनर्स होते हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, वो खाली होके वापस नहीं जा रहे। दुनिया ये एक्सेस ही नहीं पर आ रही थी इतनी जल्दी इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, वहां पाकिस्तान जैसा डेवलप कंट्री कैसे असेस कर पाता। सो अगर तेल बढ़ेगा तो बातों से ये लगता है कि शायद अच्छे दिन अभी नहीं आए, गो के गानों में तो आप लोग कहते हैं कि जी अच्छे दिन वापस जाएगा, तेल वापस जाएगा, लगता कि अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि शौकत तरीन साहब ने ये कह दिया है सर कि अभी महंगाई के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता, महंगाई मजीद बढ़ेगी क्योंकि आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं। सर मुझे एक ब्रेक लेना है, हिना मैं आपके पास आ रहा हूँ, और आज बड़ी अहम राब्ता हुआ है मौलाना फजल रहमान और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान, और महंगाई मार्च के हवाले से उन्होंने कहा है कि कुछ महंगाई मार्च करने का इरादा रखते हैं, तो क्या वाकई आवाम को निकालने में आप लोग कामयाब होंगे? एक ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेते हैं। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तो हिना, आज शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई है, और महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का भी फैसला हुआ है। ये फैसला आप 3 साल से कर रहे हैं, ना आप 3 बजट रोक सके हैं, ना ही आप कोई तहरीक चला सके हैं, बल्कि अक्सर अहम मौके पर तो मियां शहबाज शरीफ गायब ही हो जाते हैं। क्या बहैसियत ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी? और अब्बास साहब ने भी अभी जब गुफ्तगू की है, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी है ना, उनके पास हर चीज़ की रीज़न है, तो जो वजूहात वो दे रहे हैं महंगाई की, तो उनको क्या आप खातिर में नहीं लाएंगे? पहली तो बात है कि ऑन साहब ने कोई भी एक भी रीज़न नहीं बताया, उन्होंने सप्लाई एंड डिमांड के फिगर्स कोट किए। तो जिस वक्त ये मैनिफेस्टो बना रहे थे तहरीक इंसाफ वाले, तो इनको चाहिए था कि ये झूठ कम बोलते, ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को नहीं लगाते और सब्ज़ बाग नहीं दिखाते। इमरान खान साहब है ना, वो तो ये कह रहे हैं ना कि उनको मालूम नहीं था कि कोरोना आ जाएगा, कोरोना बता के थोड़ी आया। मुझे मेरी आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करने दें, आप बात तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, वो तो मुझे आपको मैंने आपको यही बात की कि उनका कोई भी फिगर सही नहीं था। उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई जरूर बताई, लेकिन महंगाई की वजह नहीं बताई। और अवाम का क्वेश्चन है, अवाम ये टीवी शो देख के बजट फिगर्स नहीं जानती, अवाम ये जानती है कि इस पर आटे की प्राइस क्या है। नवाज शरीफ के टाइम में आटे की प्राइस 55 रुपीज़ पर किलो थी, इस वक्त 75 रुपीज़ 35 रुपीज़ चीनी की आटे की प्राइस 35 रुपीज़ पर किलो थी, इस वक्त 75 रुपीज़ क्यूब पर किलो है। चीनी की प्राइस क्या थी और अब क्या है? सो प्लीज़ फवाद पहले मेरी बात कंप्लीट करने दें, दरमियान में ना बोलना। इमरान खान साहब खुद थे जो कहते थे कि अगर महंगाई हुई तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म चोर है। तो इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि मैं सर्टिफाइड चोर हूँ। वो कहते थे कि मैं IMF से जाके कर्जे नहीं लूँगा, और अगर मैंने कर्जे लिए तो सुसाइड कमिट कर दूँगा। और आज हमने देखा कि IMF से कैसे ये बैक कर रही हैं।
अगर ये IMF से डायलॉग भी कंप्लीट नहीं कर सके, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई की जहां से मैं बात कर रही थी, जो क्वेश्चन मैंने रेज किया था और ऑन अब्बासी साहब ने उसको आंसर नहीं किया, कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की लास्ट 6 मंथ्स की खबर जो आज छपी है, उसमें आटा 20 किलो का जो थैला है ना, उसमें 210 रुपए की इंक्रीज है। आप मुझे बता दें, जितनी मर्जी सप्लाई एंड डिमांड है, जो मर्जी रीजन है, आटे की प्राइस क्यों इंक्रीज हुई है? चीनी की प्राइस हमारे टाइम में 55 रुपीज़ पर किलो थी, इस वक्त 110 रुपीज़ पर किलो है। चीनी की प्राइस क्यों इंक्रीज हो रही है? इनके वज़रा कहते हैं कि 10 दाने चीनी की जगह आप 8 दाने चीनी के डालें। ये नहीं हमें बताते कि चीनी की प्राइस क्यों बढ़ी। मटन की प्राइस 100 रुपये पर किलो और 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खा लें, ये भी कहते हैं वो। तो क्वेश्चन ये है कि प्राइस क्यों बढ़ी? और जब अवाम में आपने इतना प्राइस इंक्रीज कर दी, तो फिर भी आपने IMF से कर्जे नहीं ले सके, तो पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरी बात कि अगर जो चीनी चोर थे और जो आटा चोर थे और अद्वियात चोर थे, उनको NRO क्यों दिया जा रहा है? नैब की जो एक्सटेंशन इन्होंने नैब चेयरमैन की कर रहे हैं और जो उन्होंने अंदर क्लॉजेस डाले, उसमें ये आटा चोर और चीनी चोरों को क्यों रिलीफ दे रहे हैं? अवाम तो अपने नवाले गिन गिन के खाए। अवाम को तो कहा जाता है कि 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खाओ, 10 दाने चीनी की जगह आप 8 दाने चीनी के डालो, लेकिन अपने आटा चोरों और चीनी चोरों को नहीं पकड़ना। अच्छा, गिवन द सिचुएशन है ना, गिवन द सिचुएशन आप ये बताएं कि अगर आज आपकी हुकूमत आ जाती है, आज अगर आपकी हुकूमत आ जाती है, तो तेल की कीमतों को कैसे रिवाइज करेंगे? चीनी की कीमत को कैसे रिवाइज करेंगे? आटे की कीमत को कैसे रिवाइज करेंगे? पूरी मुल्क में तहरीक का आगाज कर दिया है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ऑपोजिशन कि अवाम की जितनी इन लोगों ने महंगाई की, जितनी इन्फ्लेशन की, जितनी प्राइसेस बढ़ाई, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑपोजिशन टू रेज। और इसलिए हमने तहरीक चलाई। और बिल्कुल आपने शायद कल PDM का जलसा भी देखा, और PDM के एक जलसे के बाद तहरीक चलाने से क्या होगा? है ना, फॉर्मूला बताएं ना। अगर आज आपकी हुकूमत आ जाती है तो इन कीमतों को वापस कैसे लेकर आएंगे? 2018 से पहले जो प्राइसेस थी उसके ऊपर कि हम PDM का जनाजा पढ़ देंगे, तो वो मरियम बीबी को आके धमकियां क्यों दे रहे हैं? उसका क्वेश्चन मुझे आंसर करें प्लीज। अच्छा, आप मुझे ये बताएं ना, जो मैंने आपसे सवाल किया है कि अगर आज आपकी हुकूमत आ जाती है तो फिर कैसे रिवाइज करेंगे इन प्राइसेस को आप? देखिए, हमारी हुकूमत में जिस वक्त 2018 में हमने ये हुकूमत खत छोड़ी, GDP 5.8% था और सबसे वो ठीक है, आपने जिस वक्त छोड़ी थी वो सही है, 5.5 था। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन में, जब इस वक्त हालात वर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बकौल आपके के हालात वर्स कर दिए हैं, तो इस वक्त कैसे हालात सही करेंगी? हमारी तो इकोनॉमिक टीम बहुत, मैं आपको बता रही हूँ कि PMLN की इकोनॉमिक टीम बहुत स्ट्रांग है। PMLN को हुकूमत भी चलानी आती है और इकोनॉमी भी रिवाइव करनी है। कोई फार्मूला तो बताएं ना, किसी फार्मूले के तहत ही चलाएंगी ना हुकूमत भी। 5.8% GDP लेके आए, हमने डॉलर को 100 रुपए पे रखा हुआ था और हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स किए, मोटरवेज बनाई, एयरपोर्ट्स बनाए। तो PMLN की इकोनॉमिक टीम आएगी इंशाल्लाह। पहली तो बात है ये हुकूमत वैसी सिलेक्टेड है, आवाम के वोट से आई नहीं, तो जब आवाम के वोट से जो आएगी हुकूमत, वो इकोनॉमी भी संभाल लेगी, फॉरेन अफेयर्स भी संभाल लेगी और बाकी चीज़ें भी संभाल लेगी। तो आपने देखा कौन सी टीम आएगी वैसे? वो इसहाक डार तो कहीं वापस नहीं आएंगे। हम लोगों ने इनसे कम कर्जे लिए, इसहाक डार तो वापस नहीं आएंगे, उन्होंने कर्जे भी ज़्यादा लिए और आवाम के लिए कोई एक रिलीफ का प्रोजेक्ट भी नहीं किया। कौन सी टीम आएगी वापस? इसहाक डार तो नहीं आएंगे कहीं वापस? देखते हैं ना आप, जब आएगी हमारी पूरी टीम, हमारे सब बहुत स्ट्रांग है इकोनॉमी में। चलें जी, आपकी टीम बड़ी स्ट्रांग है। हैदर जमान कुरैशी साहब है, इसहाक डार साहब स्ट्रांग है। सही है जी, बहुत स्ट्रांग टीम आपके पास है। हैदर जमान कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी क्या स्ट्रांग टीम है? नून लीग ने तो तैयारी कर ली है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी दोबारा से कठपुतली कहा है, उन्होंने दावा किया है कि भाई हमारी हुकूमत अब आएगी अगली दफ़ा। तो किस तरह से आपकी हुकूमत आएगी? किस तरह से आप इस हुकूमत से आवाम को छुटकारा दिलाएंगे? बकौल आपके कि इस हुकूमत ने तो आवाम के लिए जीना दोभर कर रखा है, तो क्या ऐसा प्लान है आपके पास या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास कि वो कोई तहरीक चलाएं और PDM के प्लेटफॉर्म से चलाएंगे या अकेले चलाएंगे? क्या करेंगे वो कि इस हुकूमत से बकौल आपके कि आवाम को निजात दिलाएं? देखिए फवाद, पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
अपनी अपोजिशन कर रही है, और हम अभी भी ये उम्मीद करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं बावर करवाने की कि अपोजिशन के जो दोस्त हैं पार्लियामान में अगर हमारे मशवरे पे अमल करें तो बलूचिस्तान है, पंजाब है और फिर मरकज़ है, वहाँ हमें डेमोक्रेटिक तरीके से पहले अदम एतमाद लाना चाहिए। और अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं भी होती तो ये आवाम के सामने एक हमारी एफर्ट होगा कि हमने कोशिश की, और उसके बाद सड़कें मौजूद हैं, लॉन्ग मार्च करें, जो और तरीका अपोजिशन जिस पे मुत्तफ़िक हो वो करना चाहे, लेकिन एक प्रेशर रखें इस हुकूमत के ऊपर। और दूसरा मैं समझता हूँ आपका सवाल जो है वो बहुत अहम है। देखिए हमारी टीम है और हमारी इकनॉमिक टीम ने माजी की हुकूमत से भी बेहतर परफॉर्म किया। हमने जो है 7 मिलियन जॉब्स क्रिएट की जब ग्लोबल इकॉनमी रिसेशन में थी। ऑयल $147 का था और हमने पाकिस्तान में कीमतें जो हैं वो 70, 75, 80 रुपए पे रखी। हमने एक्सपोर्ट को जो है $26 बिलियन तक पहुंचाया, जो आज 2021 में आकर वो एक्सपोर्ट फिगर मैच हुआ है। हमने GSP प्लस किया, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी हुई। हमने ज़राअत में 70 अरब रुपया इंजेक्ट किया जिससे एग्रेरियन इकॉनमी फ्लरिश की। हमने वीट की प्राइस की इन्होंने बात की, इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में 400 रुपया बढ़ाया है। मैं वो तारीख दुरुस्त कर देना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपने पहले साल में 400 रुपए से गंदम की रेट 800 रुपए किया था, और उस वक्त का लेकिन हैदर ज़मान कुरैशी साहब दोनों वजीर ख़जाना जो रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो आपके दौर के हैं। आपके दौर में उन्होंने कैसे परफॉर्म कर लिया और आज क्यों नहीं वो परफॉर्म कर पा रहे? ठीक है फवाद साहब, अब आपने सवाल किया है। वजीर ख़जाना परफॉर्म करता है जब पॉलिटिकल गाइडेंस हो और पॉलिटिकल गाइडेंस के नीचे वो मैंडेटेड हो। अगर एक सेलेक्टेड हुकूमत है तो उसमें वो जो हैं वो वजीर आज़म के कंट्रोल में नहीं होते, वो कहीं और से कंट्रोल हो रहे होते हैं, और वजीर आज़म को समझ भी होनी चाहिए इकॉनमी की। और हमने बिल्कुल जो वजीर ख़जाना रखे उस वक्त तो वो क्रिटिसाइज़ करते थे, और जैसे अभी बात हुई मैं चोर डाकू वाली बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात तो माजी का हिस्सा है ना कि जब हुक्मरान सादिक और अमीन नहीं होंगे तो महंगाई होगी, बिजली तेल की कीमतें बढ़ेंगी। अब आपका सवाल था कि हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो हमारी इकोनॉमिक टीम ने तैयार किए हैं, कुछ मीडियम टर्म हैं। शॉर्ट टर्म में आपको अपनी अननेसेसरी इंपोर्ट्स को, अपनी लग्जरी आइटम्स को आपने उनको कर्टेल करना है। जहाँ तक पेट्रोलियम इंपोर्ट्स हैं, इन्होंने ओन अब्बास साहब ने बहुत सारे मार्जिन गिनवा दिए, लेकिन मेरे बुनियादी सवाल का जवाब शायद नहीं दे पाए या शायद देना नहीं चाह रहे थे। ये ऑयल प्राइसिंग मैकेनिज्म ही तो है जो नदीम बाबर ने इसको फिक्स किया, और ये ऑयल कंपनीज के मार्जिन बढ़ाए। ये जब तेल मंगवाती हैं तो मार्जिन इनका बिल्ट इन होता है, और उसके बाद ये ऊपर से गवर्नमेंट से मार्जिन्स बलून करते हैं। इसी तरह ओगरा जो है, ओगरा जहाँ से अरब गल्फ है, प्लैट्स है और बहुत सारे वेस्टर्न टेक्सास WTI है, उसका रेट है। तो ये जिस तरीके से इसका तयन करते हैं ये लॉपसाइडेड है, जो है ऑयल कंपनीज के मफाद में और कंज्यूमर के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मंथली बेसिस पे जाना चाहिए, क्योंकि इससे आप इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को फर्दर स्पेस अप करते हैं, स्पीड अप करते हैं। कि ये सारे प्लान आप बता रहे हैं हैदर ज़मान कुरैशी साहब, और अभी आपने कहा कि शॉर्ट टर्म भी आपके पास प्लान तैयार है, मीडियम टर्म भी आपके पास प्लान तैयार है। मुझे ये बताएं नहीं किया सर, हैदर ज़मान कुरैशी साहब एक सवाल ले लें कि ये आप एक्सचेंज रेट को कैसे नीचे लेकर आएंगे सर? डॉलर कहाँ पहुंच चुका है, इसको कैसे नीचे लेकर आएंगे? आप अननेसेसरी डॉलर फ्लक्चुएशन, आप हवाला हुंडी पे क्रैक डाउन करेंगे, आप जो आपका अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, आप एक्सचेंज रेट को बिल्कुल जो रियल डिमांड है उसके ऊपर लाएं और अननेसेसरी इंपोर्ट्स को लाएं। और इसी तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ाएं, आप ऑयल रिफाइनरीज को पाबंद करें। 21 दिन का स्टॉक तो रखती नहीं है कोई OMC, क्या कर रही है ओगरा उसके ऊपर? इनको अरबों और करोड़ों रुपए का इनको करना चाहिए, फाइन करना चाहिए, और हर 15 दिन के बाद ये अरबों रुपया प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जब तेल की कीमतें कम हुई और हुकूमत ने अगर रिलीफ देने की कोशिश की तो तेल गायब हो गया था। क्या किसी ने पूछा 300 अरब के डाके का? बुलाए ना नदीम बाबर को,
वो क्यों नहीं पेश होता? वो क्यों नहीं बताता कि पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या ज्यादतियां हुई हैं? क्या इस्तीफा दे के क्या नहीं भाग गया? वो जो है दवाइयों का स्कैंडल करके, आटा स्कैंडल वाला भाग गया। वो जफर नकवी साहब क्या थे, वो भाग गए। बात यह है कि किसी को सैक कर देने से या भगा देने से एहतसाब का अमल तो नहीं। नुक्ता आ गया आपका, नुक्ता आ गया। इसका जवाब ले लेता हूँ सेंटर साहब से, ऑन अब्बास साहब से इसका जवाब ले लेता हूँ। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। सही है, हैदर ज़मान कुरैशी साहब जवाब ले लेता हूँ ऑन अब्बास साहब से। ऑन अब्बास साहब, जिस तरह हैदर ज़मान कुरैशी साहब भी बता रहे हैं, चलें ये तो हम समझते हैं कि जी आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अभी $85 फ़ी बैरल चल रही है, फिर हो सकता है कि अगले चंद माह में ये $100 फ़ी बैरल तक भी चले जाएँ। आलमी मसला तो है कि आलमी सतह पर तो रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो जिस तरफ हैदर ज़मान कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जो मिसमैनेजमेंट आपकी जानिब से हो रही है, यहाँ पर भी तो मसाइल हैं, उनको क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? उनको अगर आप कंट्रोल कर लें तो कम से कम थोड़ी बहुत प्राइस रिलीफ मिल सकता है आवाम को। चले जी, मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपने दोनों कुलीग से कहना है कि बस काइंडली मेरा जवाब थोड़ा गौर से सुनेंगे, खासतौर पे बीवी से लाजमी कह दीजिएगा। चले मैं पहले हैदर ज़मान कुरैशी साहब की तरफ चला जाता हूँ जी। मैंने पूरा डिटेल आपको बताया कि जी एक्स मिल प्राइस, एक्स रिफाइनरी प्राइस 105 रुपये और 5 किस्म के चार्जेस हैं जो टोटल लगते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का उसमें कमीशन 3 रुपये है, 3 रुपये 60 पैसे। इसमें डीलर्स का कमीशन है जो कि 3 रुपये 90 पैसे के करीब है। इसमें एक क्लॉज एक्स्ट्रा है जिसको हम कहते हैं इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मैकेनिज्म, ताकि कराची से गिलगित तक एक पेट्रोल का रेट हो, वो 3 रुपये 80 पैसे है। और एक पेट्रोल लेवी लगती है, उस पर GST लगता है। ये टोटल 5 चार्जेस हैं, जिसके बाद आज 137 रुपये हमारा इसमें टोटल 137 में से जो कमीशन है, जो गवर्नमेंट GST या टैक्स के तौर पर चार्ज कर रही है, वो सिर्फ 11 रुपये है। बाकी सारी कम। और दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं जी कंपनी पैसे बना गई। रिफाइनरी होती है जो तेल मंगवाती है रिफाइन करने के बाद, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो आके फिर मार्केटिंग करती हैं। ये दो अलग-अलग सब्जेक्ट है। सो इसको गवर्नेंस के खाते में मत डालें, काइंडली कौम को गुमराह मत कीजिए। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ कि ये गवर्नेंस की बार बार बात करते जा रहे हैं। अभी बीबी ने जी बार बार वो सुना दिया, मेरी बात को उन्होंने गौर से शायद सुना ही नहीं। मैंने उन्हें कहा कि आटे का थैला इस वक्त 1075 रुपये, वो बात उन्होंने गौर से सुनी। उनको आटे का थैला पता ही नहीं इस वक्त रेट क्या 20 किलो का चल रहा। घी का उनको नहीं पता कि 306 रुपये किलो इस वक्त घी चल रहा है। उनको ये भी नहीं पता कि RBD पाम ऑयल शायद मलेशिया से इंपोर्ट होता है। वो उसका कंपैरिजन करना ही नहीं चाह रहे। इशू ये है कि जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली थी उस वक्त किटी में कोई ऐसा नहीं था कि आज इस वक्त बात ना करें। मैंने आपको, आपने पहले भी ये बात की तो मैंने आपको बता दिया कि आटे की प्राइस इस वक्त 80 रुपए पर किलो है और चीनी की प्राइस 110 पर केजी का रेट बता दिया ना उन्होंने। ऑन अब्बास साहब पर केजी का रेट बता दिया ना। अब आगे चले, आप अपना नुक्ता भी कर रहे हैं। मैं दोबारा बता दूं, चीनी की प्राइस 110 रुपए पर किलो है। अभी मार्केट में चले जाइए यूटिलिटी स्टोर्स पे। और आटे की प्राइस जो है, आटे की प्राइस 75 to 80 रुपीस पर किलो है। चले जी, 75 to 80 रुपीस है। ऑन अब्बास साहब मुझे बिल्कुल पर केजी का बता रहे हैं। मैं आपको पर किलो की प्राइस बता रही हूँ। 55 रुपए किलो आटा बिक रहा है। 55 रुपए किलो। जाएं कल सुबह वज़ीर साहब, आप पंजाब में, पूरे पंजाब में, सिंध में तो कुरैशी साहब बता सकते हैं, पूरे पंजाब में 55 रुपए किलो 20 किलो का आटे का थैला अवेलेबल है जी। आगे चलते हैं। 75 to 80 रुपीस ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का निकाल लें, उसकी प्राइस चेक कर लें। बात मुकम्मल करने देना। ऑन साहब को बात मुकम्मल करने दें ना। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप उनको बात मुकम्मल करने दें। ब्रेक पे जाना है फिर मुझे। उन्होंने पहले बात मुकम्मल करने दें। नहीं पता, अब भी ये कहा है। मैं दरमियान में नहीं बात करूंगी, लेकिन मेरे पे क्रॉस एलिगेशन नहीं लगाएं। चलें जी, क्रॉस एलिगेशन ना लगाएं सर। आप ऑन अब्बास साहब अपना नुक्ता कंप्लीट करें, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं पहले आगे जी, आगे ब्रेक के बाद जी नहीं आप कंटिन्यू कर लें, मैं फिर ब्रेक पे जा रहा हूं। मैं बस आपका आर्गुमेंट कंप्लीट है। पीडीएम पे थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। जी। एक चीज याद रखिएगा, दुनिया की जो सबसे बड़ी मछलियां हैं जी, वो शायद 5 मिनट से ज्यादा पानी बगैर रह सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 5 साल से ज्यादा हुकूमत से बाहर नहीं रह सकती। आप 1985 से इनका रिकॉर्ड उठा के देख लें। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ, इनको शायद एहसास हो रहा है कि 2023 में इनकी हुकूमत नहीं बनने जा रही। और हुआ क्या है कि इस वक्त ये पार्टी अपना नैरेटिव तो दूर की बात है, ये फैसला नहीं कर पा रही। किसकी बनने जा रही है? अगर नून लीग की हुकूमत नहीं बनने जा रही तो फिर किसकी, आपकी बनने जा रही है? ये पीपल्स पार्टी की बनने जा रही है। इनको फील होगा कम से कम इनकी नहीं बनने जा रही। इंशाल्लाह हमारी तो बनेगी, हमें तो अल्लाह से पूरी उम्मीद है। लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, इस वक्त बीबी जो है ना क्राउड पोल करने कल फैसलाबाद गई हुई थी, वहां पे आपको शहबाज शरीफ नजर नहीं आएंगे। आपको शहबाज शरीफ कहीं भी मरियम नवाज शरीफ के साथ करीब नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जो इनका बेसिक इख्तलाफ है वो वजारत उज़्मा और वजारत आला का है। कभी भी वो हमजा शहबाज को वजीर आला के तौर पे और शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के हवाले से कभी भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी जो नून लीग का क्लाउड है वो शहबाज शरीफ को फॉलो करता जा रहा है। अब ये जो ट्रेंड्स कर रहे हैं ना बैड
कॉप गुड कॉप का, कि एक जाके फजलुर रहमान से मिल लेता है कि जी मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं जनाब इस्लामाबाद में अपने मामला तय करूंगा, तुम जाके फैसलाबाद जाके ऐसी फिर इंस्टीट्यूशंस को मैं लाइन करना शुरू। ये आपने बराह रास्त इल्जाम लगाया नून लीग के ऊपर, तो इसका जवाब ले लेंगे हिना परवेज। सेनेटर साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तो हिना ये बताएं कि अगर महंगाई के ऊपर कोई तहरीक चलाती है पीडीएम या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, तो फिर उसमें ये बताएं कि कौन लीड करेगा? मियां शहबाज शरीफ लीड करेंगे उस तहरीक को या फिर मरियम नवाज़ उसको लीड करेंगे? देखिए, जो हुकूमत ये 2023 या अगले जब भी इलेक्शन होंगे उनके ख्वाब देख रहे हैं, तो जो हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकी, जिसने अदारों को मुतनाज़ बनाया, उनको इतनी नाअहल और इतनी महंगाई जिसने की है, आई डोंट थिंक ये इनके आखिरी इलेक्शन है, ये आगे नहीं आ सकते। और ये अपनी जो है ना, मैं आपको अपनी पार्टी का बताऊंगी, लेकिन पीटीआई की अपनी पार्टी में एक दफ़ा देख ले कि इनका शाह महमूद कुरैशी का अपना ग्रुप है, असद उमर का अपना ग्रुप है, जहांगीर तरीन का अपना ग्रुप है। उन्होंने आके भी कह दिया कि इन्होंने किस तरह मेरा जहाज यूज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर जगह होता है ना, आपकी पार्टी में भी है, आपकी पार्टी में भी है, क्योंकि बिल्कुल आखिरी चंक है प्रोग्राम का, महंगाई के ऊपर जवाब दें। चौधरी तो शेख रशीद साहब ने भी ये बात की थी। पार्टी इस वक्त हमारी पार्टी जो इस वक्त जितनी यूनाइटेड है ना, शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के सदर हैं, और जो हमारे कायद जो हैं पार्टी के वो नवाज शरीफ साहब है, और वो जो से डिसाइड करते हैं, वो पार्टी यूनाइटेड है बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब चाहे लीड करें, चाहे किसी जलसे पे जो है मरियम लीड करें। अच्छा हिना, मैं चूंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक बड़ा अहम सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। जरूर कहूंगी जिसकी फिक्र करनी चाहिए, आप बात कंप्लीट नहीं करने देते। सॉरी टू से, आप मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया, मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आपसे कर लूँ, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर हो जाए। मैं बस एक बात, मुझे बात कंप्लीट करने दे। शेख रशीद साहब ने आज, ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर, उसने मरियम नवाज साहिबा को धमकी दी, और मुझे लगता है वो क्यों दी, वो पता है ना आपको क्यों दी है वो? उन्होंने कहा है कि चौक चौराहों, धोबी घाट और मोची गेट जैसी जगहों पर आप अगर इदारों को डिस्कस करेंगी तो आपके साथ तो फिर यही अंजाम होगा ना। नहीं बनता। देखिए, मरियम बीबी ने बिल्कुल कहा कि इमरान खान साहब को एक सिंपल नोटिफिकेशन जारी करना था, वो क्यों अदारों को जो है मुतनाज़ बनाते हैं? इसका मतलब तो है कि वो सुसाइड बॉम्बर हैं, लेकिन वो सुसाइड का जैसे कहते हैं कि आप अदारों को जानबूझ के मुतनाज़ बना रहे हैं, आप तो ख़राब करें अदारों का नाम। चलें, आप कह रही हैं कि इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं, हालांकि वो वज़ीर दाखिला हैं हैदर ज़मान कुरैशी साहब, जिस तरह पीडीएम का कल सरबराही शेख रशीद साहब ने मरियम बीबी को क्यों आके वार्निंग दी? उन्होंने पॉइंट आ गया आपका हैदर ज़मान कुरैशी साहब, इंस्टीट्यूशंस को सही। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, जिस तरह पीडीएम का कल सरबराही इजलास भी हो रहा है, कल वो मुस्तकबिल का प्लान भी देंगे, तो आप लोग महंगाई के खिलाफ कोई अगर मार्च करेंगे या फिर जलसे जुलूस निकालेंगे, तो आप लोग कब प्लान दे रहे हैं सर? फवाद साहब, हम तो कर रहे हैं, और पिछले कई माह से हमने कई जलसे किए, और हमने रैलीज़ की, और उसके बाद अभी हमने जनूबी पंजाब में अभी सितंबर में ही 3-4 जलसे किए, वियाड़ी में किया, उसके बाद हमने लिया में किया, पब्लिक मूवमेंट्स हुई, रैलीज़ हुई, और आज हमने कराची में सानिया कारसाज के शोहदा के मौके पर जलसे भी हो रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट्री टूल्स को इस्तेमाल करें, इनके एलाइज को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि इनका वज़न आप कब तक उठाएंगे। और अपोजिशन का एक जॉइंट जो पार्लियामेंट के अंदर तो एक बहुत अच्छी इक्वेशन है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर जो एक थोड़ा सा इत्तफाक़ राय नहीं हो पा रहा, उसको ब्रिज किया जाए। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई लॉन्ग मार्च करना चाहती है डीएम, तो डीएम ज़रूर लॉन्ग मार्च करे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तौर पे पब्लिक रैलीज़ करेगी। ऑब्जेक्टिव यही है कि इस हुकूमत से अगर वक्त से पहले छुटकारा हासिल कर लिया जाए तो वो आवाम के भी बेहतरीन मफाद में होगा और मुल्क के भी बेहतरीन मफाद में होगा। अब आगे का मंजरनामा क्या होगा? यकीनन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने हैं, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं इन द रन अप टू द नेक्स्ट इलेक्शन। वो हम चाहेंगे
के पहले तय हो जाएं ताकि एक साफ, शफाफ और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हों, जहाँ किसी भी स्टेक होल्डर को कुछ शिकायत ना हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी बिल्कुल हक हो, और इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा हो जिस पर सबका एतमाद हो। ये हम चाहेंगे, पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान है तो हम हैं और आप हैं, सब हैं। बिल्कुल ठीक। हम ये समझते हैं कि एक सियासत होनी चाहिए विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, सियासत होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, नुक्ता आपका आ गया। ऑन अब्बास साहब, पहले तो पीडीएम को आप लोगों ने तोड़ दिया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें से निकल गई थी, लेकिन अब दो महाज हैं आपके सामने। पीपल्स पार्टी भी आपके ख़िलाफ़ इकट्ठी हो रही है। वो जिस तरह हैदर ज़मान कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जलसे जुलूस हम करेंगे, महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च भी करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज जलसा आम से ख़िताब करते हुए भी कहा है, और पीडीएम भी आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है। पीडीएम भी लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखती है। अगर ये दोनों जमातें आपके ऊपर प्रेशर डालने में कामयाब हो गई तो सर कैसे काउंटर करेंगे इनको? पहले तो आप ये टिकट चला दीजिए ना कि हिना बीबी ने कहा कि हमारा अगला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होगा, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पार्लियामेंट लीडर है और सदर है, वो हमें लीड करेंगे। तो ये तो एटलीस्ट आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। नंबर 2, जैसे कि हैदर ज़मान कुरैशी ने कहा कि सियासत जिसने भी करनी है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है जी। इस पर ज़रा थोड़ा सा ना आप ज़रा इनका थोड़ा सा फीचर देख लीजिएगा आप नून लीग को, और हैदर ज़मान कुरैशी ने बड़ा ज़बरदस्त कहा है, नून लीग के जो फीचर है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। जो हमारे कायद डिसाइड करेंगे वही होएगा, लेकिन वज़ीर आज़म PMLN का होएगा, ये गारंटी है। अच्छा जी, ये तो आवाम डिसाइड करेंगे, 2023 में डिसाइड करेंगे आवाम के कौन वज़ीर आज़म होगा। अभी तो फिलहाल सेनेटर साहब आप लोग डिसाइड करें, आप बताएं कि कैसे काउंटर करेंगे। ये गारंटी है कि PMLN का वज़ीर आज़म होगा। माइक क्यों नहीं बंद कर देते? नहीं सर, ये सब दोनों आप सब काबिल एहतराम है सर, आप सब काबिल एहतराम है। मेरे लिए माइक में किसी का नहीं बंद कर सकता। आप सिर्फ अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करें, रिलैक्स करें, लिसन करें। आप फवाद साहब, आप जरा बात सुन लीजिए। आप गुजरांवाला के जलसे से शुरू करें। इनके वालिद साहब की स्टेटमेंट नवाज शरीफ ने जो दी थी, नंबर 1। उसके बाद कैप्टन सफदर की स्टेटमेंट मज़ार कायद पे, नंबर 2। कश्मीर में जाके इन्होंने स्टेटमेंट दी थी अफगान एम्बेसडर के वाले से कि इस्लामाबाद और हम मुल्क एक जंग के दोराहे पे पहुंच गया था, नंबर 3। नंबर 4, जब हमदुल्ला मोहिब से इनके वालिद साहब नवाज शरीफ ने मुलाकात की थी, उस वक्त जो हमदुल्ला मोहिब के पाकिस्तान की स्टेटमेंट है 4 नंबर। 5वें नंबर आप कल और ये फैसलाबाद और हफ्ता पहले मरी भी स्टेटमेंट आ दे। इनकी कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती हो। ये हमेशा वो बाजारी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो गली चौराहों और चौक पे ना वो एक किस्म के यंगस्टर्स टीनेजर इस्तेमाल नहीं करते कि ओए तुम्हें देख लेंगे। असल में ये हमारी मुखालफत में रियासत और हुकूमत का फर्क भूल जाते हैं। आप हमसे नफरत करते हैं, आपको इमरान खान साहब पसंद नहीं करते। वैसे सेनेटर साहब, ये ओए का कल्चर वैसे पाकिस्तानी सियासत में किसने मुतारिफ कराया था सर? ये याद है आपको? क्या जी? ये ओए जो आप कह रहे हैं सर, ये ओए का कॉन्सेप्ट किसने मुतारिफ कराया था पाकिस्तानी सियासत? जैदी साहब, मैं आपकी करेक्शन भी थोड़ी सी कर देता हूँ। ये ओए का कल्चर हमने नहीं कराया था, ये बहुत पुराना कल्चर है। और ओए का लफ्ज ऐसा नहीं हुआ था, बाज़ का स्पार ऑफ मोमेंट में किसी कह दिया था। आप हमदुल्ला मोहिब की मुलाकात ओए से कर सकते हैं। आप ये जो इन्होंने कहा था इसकी मुलाकात के हवाले से, जो ISA की चीफ के हवाले से कहा है, उसको ओए से कंपैरिजन। ठीक है सर, टाइम मेरा प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो गया है। हैदर ज़मान कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर ऑन अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। फवाद ज़ैदी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।